1947 में जब डिवीजन हुआ, इधर के लोगों को किसी ने फोर्स नहीं किया था पाकिस्तान भाग जाओ, लेकिन पाकिस्तान से फोर्सफुली भगाया गया कि नहीं भगाया गया? आडवाणी जी अपनी इच्छा से तो नहीं आए थे ना। आडवाणी जी उस जमाने के बहुत सम्रांत बिजनेसमैन थे, अपना मकान दुकान खेत खलिहान उद्योग व्यापार छोड़ के भागे कि नहीं भागे? मनमोहन सिंह जी अपना मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागे कि नहीं भागे? इंद्र कुमार गुजराल साहब अपना सब कुछ छोड़ के भागे कि नहीं भागे? यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, सुनील दत्त, मिल्खा सिंह, खुशवंत सिंह, ये सब लोग अपना छोड़ छाड़ के भागे कि नहीं भागे? भागे। तो जब वहां से भाग के आए थे तो करना क्या था कि यहां की जो जमीन खाली हुई है उसको उनको देना था, लेकिन किया क्या? एक तो बेचारे सब कुछ वहां से छोड़ के भाग के आए, और यहां जो जमीन खाली हुई थी उसको वक्फ बोर्ड को दे दिया। इससे ज्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है? इससे ज्यादा देश विरोधी काम क्या हो सकता है? लेकिन हुआ है ये, और हुआ इसलिए क्योंकि उनको पता है ये जाति के आधार पे बटा है, ये भाषा के आधार पे बटा है, ये क्षेत्र के आधार पे बटा है, ये अगड़े पिछड़े के आधार पे बटा है, ये दलित बनाम सवर्ण करके आपको लड़ा के रखा, अपना काम करते रहे। इसको बदलने की जरूरत है। इसलिए मेरा मानना है अब समय आ चुका है, न वक्फ बोर्ड हो न वक्फ ट्रिब्यूनल हो, जो अंग्रेजों ने लीज दिया था, जिनका 99 ईयर का लीज पूरा हो चुका है, उस जमीन को वापस लिया जाए, और यूनिफॉर्म चैरिटी कोड हो, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड हो, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड हो, और अवैध निर्माण को एक गंभीर अपराध घोषित किया जाए। भारत में अवैध निर्माण करना कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। मतलब अगर आपकी जमीन पर कोई आके कब्जा कर ले तो आप थाने में जाओ, एफआईआर नहीं लिखेगा। क्यों? बोलेगा तो सिविल डिस्प्यूट है। अरे भैया काहे का सिविल डिस्प्यूट? वो जमीन पे आके कब्जा कर रहा है, ये केवल सिविल डिस्प्यूट, तो क्रिमिनल डिस्प्यूट भी है, दबंगई के दम पे कब्जा कर रहा है। अब समय आ चुका है कि लैंड जिहाद को क्रिमिनल ऑफेंस भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर करना पड़ेगा, तब जाके लैंड जिहाद रुकेगा। लाइट चली गई है, पसीना हो रहा है, आप लोग कहिए तो भारत माता की जय बोल दूं? संविधान के शेड्यूल 7 लिस्ट 3 एंट्री नंबर 28 में लिखा है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, यानी सरकार का दायित्व है वो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए। आपके सांसद ने कभी संसद में बोला क्या कि भैया ये संविधान में लिखा हुआ है इसको लागू करो? बाबा साहब का नाम खूब लेते हैं, संविधान संविधान खूब कहते हैं, और आपको एक कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, 20% संविधान आज तक लागू ही नहीं हुआ है। भारत के संविधान में 125 अमेंडमेंट हो चुका है, 125 बार बदल चुका है, लेकिन 20% संविधान लागू ही नहीं हुआ है। और वो जो 20% है वही हमें सुरक्षित करेगा, वो जो 20% है वही भारत को बचाएगा, वही भारत की संस्कृति को बचाएगा। जब मैं भारत और भारत की संस्कृति का कहने का मतलब हिंदू बच गया समझो भारत बच गया, हिंदू खत्म भारत खत्म, क्योंकि जहां हिंदू खत्म हुआ है वहां खत्म। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश आप देख लो, हिंदू खत्म हुआ वहां सब कुछ खत्म हो गया। वहां बहन बेटियां अपनी पसंद से रह नहीं सकती, वहां बहन बेटियां अपनी पसंद से कपड़ा नहीं पहन सकती, वहां बहन बेटियां स्कूल कॉलेज नहीं अपनी पसंद से जा सकती, अपनी पसंद से मेकअप नहीं कर सकती, स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। सनातन खत्म होता है तो स्वतंत्रता खत्म होती है। सनातन कमजोर हुआ तो गुलामी बढ़ी, फलाना हराम, ये हराम, वो हराम, म्यूजिक सुनना हराम, ये करना हराम, मेकअप करना हराम, ब्यूटी पार्लर जाना हराम, दुनिया भर के इतने हराम 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 हराम, भगवान जाने वहां पे हलाल क्या है समझ में नहीं आता, हराम हराम हराम। भारत में प्रतिदिन 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। अगर आप समस्याओं की एनालिसिस करिए तो भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण ही जनसंख्या विस्फोट है, और जनसंख्या विस्फोट के कारण प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख लोगों की हत्या हो रही है। सीधे इसका संबंध क्राइम से है। जनसंख्या विस्फोट के कारण अपराध बढ़ता है, चोरी लूट झपटमारी होती है, उसमें हत्या होती है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। होती है। जनसंख्या विस्फोट के कारण लोगों को शुद्ध दूध नहीं मिल रहा है, शुद्ध फल नहीं मिल रहा है, शुद्ध तेल नहीं मिल रहा है, शुद्ध घी नहीं मिल रहा है, और ये मिलावटी खाना खाने से लोग बीमार होकर मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं? जोर से बोलिए। तो जनसंख्या विस्फोट के कारण लोगों की बहन बेटियों का सिंदूर उजड़ रहा है कि नहीं उजड़ रहा है?
उजड़ रहा है। सड़क पे एक्सीडेंट दो कारण है, या तो सड़क पे गड्ढा है और या तो ट्रैफिक ज्यादा है। गड्ढे का मूल कारण भ्रष्टाचार है और ट्रैफिक ज्यादा होने का कारण जनसंख्या विस्फोट है। तो रोड एक्सीडेंट का भी रिलेशन किससे है? जनसंख्या विस्फोट से। सड़क पे भीड़ मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। एयर पोल्यूशन मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। वाटर पोल्यूशन मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। लैंड पोल्यूशन मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। बहुत ज्यादा खाद डालना पड़ रहा है और खाद डालने का कैंसर बढ़ रहा है, तो हॉस्पिटल में जो भीड़ बढ़ रही है उसके पीछे जनसंख्या विस्फोट। मिलावटखोरी का मूल कारण डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, और डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम क्यों है? जनसंख्या विस्फोट। सड़क पे भीड़, रेल में भीड़, जेल में भीड़, तहसील में भीड़, थाने में भीड़, ट्रेन में भीड़, बस में भीड़, हर जगह भीड़ है कि नहीं? भीड़ है। और इसका जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट के कारण आतंकवाद बढ़ रहा है, जनसंख्या विस्फोट के कारण जिहाद बढ़ रहा है, जनसंख्या विस्फोट के कारण मजहबी उन्माद बढ़ रहा है, जनसंख्या विस्फोट के कारण कट्टरवाद बढ़ रहा है, जनसंख्या विस्फोट के कारण अराजकता बढ़ रही है। यह हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? संविधान क्या कहता है? आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो, और शेड्यूल 7 लिस्ट 3/20 ये कहता है हम दो हमारे दो लागू करो। दो बार लिखा हुआ है। कभी इसके ऊपर चर्चा हुई क्या? आपके सांसद ने संसद में उठाया विषय? आपके विधायक ने विधानसभा में भी विषय उठाया? और आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, जैसे एजुकेशन बढ़ रही है वैसे पॉपुलेशन कंट्रोल तो अपने आप ही हो रहा है। ये झूठ है। मैं तो केरल में जानता हूं जहां 15 से 18 बच्चे हैं। मैं दिल्ली एनसीआर जो भारत की राजधानी है वहां से 22 बच्चों का परिवार जानता हूं। 22 बच्चे, 24 बच्चे, 26 बच्चे। ये देखो बहन जी की एकदम भौहें एकदम चढ़ गई, एकदम को लगता है तो कल्पना के विपरीत हो चुका है। सच्चाई है। अब आपके यहां 3-4 लोग 3 वाले हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। 12, 14, 15, 16, 18, 20 वाले भी हैं। और ये जो इम्बैलेंस हो रहा है ये हमारे लिए अच्छा है कि गड़बड़ है? जरा जोर से बोलिए। अगर ये जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया गया तो भारत सुरक्षित रहेगा क्या? भारत को सुरक्षित बनाने के लिए हम दो, हमारे दो, सबके दो, इसको लागू करना बहुत जरूरी है। संविधान भी कहता है होना चाहिए, और भारत में पहले लागू हो चुका है। रामायण का उत्तरकांड पढ़िए। गोस्वामी जी कहते हैं दुई सुत सीता सुंदर जाए, लौकुश वेद पुराणन गाए। मानव इतिहास में इस पृथ्वी पे सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। ये संविधान विधान बहुत बात का है। मैं मानव इतिहास में इस धरती की बात कर रहा हूं। और उन्होंने प्रजा को स्पष्ट संदेश देने के लिए चारों भाइयों ने एक विवाह किया। भगवान श्री राम ने एक विवाह, लक्ष्मण जी ने एक विवाह, भरत जी ने एक विवाह, शत्रुघ्न जी ने एक विवाह। जबकि उस समय राज्यों में अच्छे संबंध बनाने के लिए भी 2 विवाह 3 विवाह होता था। भगवान श्री राम तो चक्रवर्ती नरेश थे, सुंदर थे, बहुत बड़े लड़ाके थे। उस जमाने में तो कितने राजा रहे होंगे जो चाहते होंगे भगवान श्री राम उनके दामाद बन जाए। भगवान श्री राम ने एक्सेप्ट किया क्या? जोर से बोलिए। भगवान राम के 2 बच्चे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे, भरत जी के 2 बच्चे, शत्रुघ्न जी के 2 बच्चे। ये संयोग नहीं था, ये प्रयोग था, ये पॉलिसी थी कि अब हम 2 हमारे 2 लागू करेंगे। दुर्भाग्यवश हमारे कथावाचक भी ऐसी बातें बताते नहीं है। बाकी सब बता देंगे भगवान श्री राम रो रहे थे, यहां गए, बाल सुग्रीव का युद्ध हुआ है। पॉलिसी मैटर बताते नहीं। राम राज्य का पॉलिसी मैटर क्या है? पूरी दुनिया में गुड गवर्नेंस का जो बेस्ट मॉडल कहा गया है वो किसको बोलते हैं? राम राज्य। क्यों? क्योंकि जो चीजें हम आज करने वाले हैं वो हजारों साल पहले कर चुके हैं। मानव इतिहास में सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाले भगवान श्री राम, और मानव इतिहास में सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू करने वाले भगवान श्री राम के दादा राजा रघु हैं। आपने चौपाई सुनी होगी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर। हम केवल इतना ही जानते हैं राजा रघु के बारे में कि वचन के बड़े पक्के थे। नहीं, और भी बहुत कुछ था। राजा रघु ने यह व्यवस्था किया
उस समय कास्ट तो होती नहीं थी, जातियां तो होती नहीं थी सर, 4 वर्ण होते थे। राजा रघु से पहले जो गुरुकुल थे वो चारों वर्णों के अलग थे, यानी वैश्य समाज के बच्चे एक जगह पढ़ते थे, क्षत्रिय समाज के बच्चे एक जगह पढ़ते थे, ब्राह्मण के बच्चे एक, दलित के बच्चे एक। राजा रघु ने व्यवस्था किया अब कॉमन एजुकेशन सिस्टम होगा और सारे बच्चे, सभी 4 वर्णों के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, एक स्कूल में पढ़ेंगे। और उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया और नतीजा क्या हुआ? राजा दशरथ जो क्षत्रिय थे, राज परिवार के थे, और सुमंत जो उनके महामंत्री थे, वो नाविक के बेटे थे, मल्लाह के बेटे थे। लेकिन दोस्ती कैसे हुई? एक ही गुरुकुल में पढ़ रहे थे। यह कोडिफाइड सिस्टम था। मानव इतिहास में सबसे पहले जो फर्स्ट कोडिफाइड ला आया, रिटन डॉक्यूमेंट आया, वो हमारी मनुस्मृति है। अब मनुस्मृति के बारे में लोग पता नहीं क्या क्या गलत गलत व्याख्या कर लेते हैं, अलग बात है। जिन्होंने मनुस्मृति कभी नहीं पढ़ा वो भी कहते हैं मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है। लिखा नहीं है, उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है। यहाँ पे तो रोज उसकी चैंटिंग होती है। हाँ, मानव इतिहास में सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम राजा रघु ले आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड और पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ भगवान श्री राम ले आए। इसीलिए दुनिया में सबसे पहले गुड गवर्नेंस की बात हम राम राज्य की करते हैं। मानव इतिहास में सबसे पहले राज्यसभा में जो दरबार लगता था उसमें 1 2 3 4 का रेशियो भगवान श्री राम लेके आए थे। भगवान श्री राम जब बैठते थे तो जो रेशियो था वो 1 2 3 4 का था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दलित का रेशियो क्या था? 1 2 3 4। ये पहली बार कोडिफाइड वो लेके आए थे। बाकी और राजाओं के दरबार में कोई क्षत्रिय बैठते थे या 1 2 ब्राह्मण बैठते थे। भगवान श्री राम ने बोला नहीं, इनका रेशियो 1 2 3 4 होना चाहिए। 1 ब्राह्मण होगा तो 2 क्षत्रिय होगा तो 3 वैश्य होगा तो 4 दलित होंगे। ये सिस्टम भगवान श्री राम लेके आए थे। मेरा ये कहना है, हमारे पास जमीन केवल 2% है। जमीन दुनिया की कितनी है? कितनी जमीन है? पानी हमारे पास दुनिया का 4% है और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। मतलब 2 गिलास पानी और पीने वाले 20, चारपाई 4 और सोने वाले 20। अराजकता पैदा हो जाएगी। अभी भी अगर हमने इसको नहीं ठीक किया तो बहुत बड़े खतरे में हम पड़ जाएंगे। चीन हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ। हम 1947 में आजाद हो गए, चीन 1949 में आजाद हुआ। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, चीन जापान का गुलाम था। उसने आजाद होते जो पहला काम किया था, पहला उसने काम किया, गुलामी का नामो निशान मिटाया। जापानियों के नाम से न कोई सड़क, न मोहल्ला, न कोई गली, सब जापानी करके गए थे। अपने नाम की सड़क, मोहल्ला, गली बनवा के गए थे। जैसे यहाँ बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के नाम पे गांव मोहल्ले सब पड़े हुए हैं। अंग्रेजों ने पहला, चीनियों ने पहला काम किया, जापानियों का नामो निशान मिटा दिया। दूसरा, हम दो हमारे दो लागू किया और 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया उन्होंने। नहीं तो 60 करोड़ और एक्स्ट्रा उनके यहाँ पैदा हो जाते। बाद में उन्होंने हम दो हमारे एक कर दिया। थोड़ा उसका दुष्परिणाम भी हुआ। एक नहीं करना चाहिए था, हम दो हमारे दो कंटिन्यू करना चाहिए था। अब उन्होंने हम दो हमारे दो फिर से ओपन कर दिया कि हम दो हमारे दो चलेगा, लेकिन हमने नहीं किया। और इसका नतीजा ये है, कोई भी सरकार आ रही है, भारत की जनसंख्या जब 40 करोड़ थी तो 10% लोग, 4 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। यानी कितने गरीब हो गए? 10%। भारत की जनसंख्या 145 करोड़ है और 83 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। कितने परसेंट गरीब हो गए? 65%। पहले कितने गरीब थे? 10%। अब कितने हैं? 65। गरीबी बढ़ रही कि घट रही? जोर से बोलिए जरा। बढ़ रही। ये गर्व की बात है, शर्म की बात है? शर्म की बात। ये कड़वी सच्चाई है। लेकिन गरीबी बढ़ने से एक फायदा ये होता है, पॉलिटिक्स करना आसान हो जाता है। क्योंकि वो गरीब है तो आके जबान नहीं लड़ाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा। बस उसको केवल 1000 रुपए वाला ऑफर देना या 1500 वाला ऑफर दे देना या एक आध फ्री बस का ऑफर दे देना या कुछ और फ्री कर देना है। बहुत आसान। गरीबी जितना ज्यादा होती है पॉलिटिशियन के लिए, पॉलिटिक्स करना उतना आसान होता है। इसलिए कभी वो नहीं चाहेंगे कि भारत में गरीबी खत्म हो। और जिन देशों के लिए भारत बाजार है वो चाहेंगे क्या? भारत में पॉपुलेशन कंट्रोल हो। भाई मार्केट में चहल पहल हो तब विक्रेता के लिए अच्छा है, मार्केट में सन्नाटा हो तब विक्रेता के लिए अच्छा है। जोर से बोलिए जरा। चहल पहल हो। तो जिन देशों को अपना कूड़ा कबाड़ा भारत में आके बेचना है वो क्या चाहेंगे? यहां चहल पहल बनी रहे, पैदा होते रहे, हर साल 3.5 करोड़ 3.25 करोड़ पैदा होते रहे, उनका सामान बिकता रहेगा। तो इसको उठाएगा कौन?
कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? अरे कम से कम टैक्स पेयर तो उठाओ। टैक्स देते देते मर जाओगे। ये इनकम टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, TDS, वैट दे दे के परेशान हो जाओगे, गरीबी खत्म नहीं होगी। बचना चाहते हो, हम दो हमारे दो लागू करने की मांग करो। फेसबुक पे लिखो, ट्विटर पे लिखो, इंस्टाग्राम पे लिखो, सांसद जी से मिलकर बात करो, विधायक जी से मिलकर बात करो, जो करना है करो। नहीं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, बीमारी बढ़ रही है, बीमारी बढ़ेगी तो हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा। हॉस्पिटल बनाने के बाद पॉलिटिशियन के लिए तो अच्छा है, जितने हॉस्पिटल बनेंगे उतना 20%। लेकिन कभी ये सोचा जो हॉस्पिटल बन रहा है किसके पैसे से बन रहा है? टैक्स पेयर। बोलो हमारे पैसे से। टैक्स कौन है? टैक्स पेयर आप ही तो हो, सामने सारे टैक्स पेयर तो बैठे हैं। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। भगवान बिजली विभाग वाले भी चाहते हैं कि ज़्यादा लंबी बातचीत ना हो, और बात वैसे लगभग हो ही गई है। 2 तरीके की बात हो गई है। शेष बातें सोशल मीडिया के माध्यम से, कितने लोग यूट्यूब देखते होंगे, वहाँ जुड़ जाएंगे, वहाँ कनेक्टिविटी बनी रहेगी। आपको कुछ खास बात कहनी है, कमेंट में कहिएगा। हमारी टीम हमको बताती है कि कलबुर्गी से ये सवाल कर रहे हैं या बेलगाम से ये सवाल पूछ रहे हैं, तो हम उसको अगली किसी स्थान पर उसका जवाब दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी की शिक्षा से, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था से, भ्रष्टाचार और अपराध से, लब जिहाद लैंड जिहाद से, ड्रग्स जिहाद पॉर्न जिहाद से, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों से, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों से। एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। 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 बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत